नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चैतन्य ओक और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। और इस चैनल में हमारा जो ईसीजी ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है उसमें दिस इज़ द 8th ट्यूटोरियल जिसमें हम देखेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक्स। मेरी ये रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करता हूँ कि जस्ट गो थ्रू माई अर्लियर वीडियोस ताकि कार्डियक वेक्टर, ईसीजी वेक्टर कैसा है वो सब अपने को बेसिक्स जब पता होंगे तब ये जो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स क्यों होते हैं ये समझने में आसान जाएगा। राइट, सब पुराने वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच एक थिन बंडल होता है दैट इज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंडक्शन सिस्टम शुरू होती है एसए नोड से, एसए नोड फिर एवी जंक्शन पे आता है एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ फेस, उसके बाद दो ब्रांचेस होते हैं, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो राइट बंडल ब्रांच काफी सुपरफिशियल होती है। ये जो वेंट्रिकुलर टिश्यू है सेप्टम का उसके जस्ट नीचे होती है, बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई कम्स फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और कोलैटरल सप्लाई आता है राइट कोरोनरी आर्टरी से एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। राइट, सो बिकॉज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से मेजर ब्लड सप्लाई आता है तो एक्यूट एंटीरियर वॉल एमआई में कभी कभी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, जो हम देखेंगे बाद में। जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यूजुअली होता है प्रॉक्सिमल एरिया में। राइट, दिस इज द मोस्ट कॉमन। डिस्टल एरिया में तब हो सकता है जब यहां पे राइट वेंट्रिकल का मॉडरेटर बैंड में कोई इंजरी होगी तो। राइट, एंड लास्टली टर्मिनल तभी होता है जब हम वेंट्रिकुलोटॉमी करते हैं। सो ये जो दोनों चीजें काफी रेयर है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज द प्रॉक्सिमल साइट। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में टिपिकल पैटर्न ऐसा क्यों मिलता है? एक्टिवेशन बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट लोअर 1/3। जो नॉर्मल हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन देख चुके हैं, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में फेज 1 में क्या होता है कि लोअर 1/3 सेप्टम में लेफ्ट बंडल ब्रांच से एक्टिवेशन शुरू होता है या डीपोलराइजेशन शुरू होता है जो कि लेफ्ट से राइट जाता है। सिमिलरली साइमल्टेनियसली एक उसके कुछ देर बाद एक राइट का वेक्टर ऐसा रहता है जो राइट बंडल से चालू होता है और लेफ्ट की तरफ जाता है। पर चूंकि ये वाला वेक्टर अभी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो ये वाला वेक्टर नहीं है, तो ये वाला जो राइट साइड में जाने वाला वेक्टर है दैट इज अनअपोज्ड। तो ये वेक्टर क्या निर्माण करता है? छोटी सी आर वेव इन V1 एंड छोटी सी Q वेव इन V6। तो जो कि ये अनअपोज्ड वेक्टर हो जाता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, इसलिए ये जो छोटी सी इनिशियल आर वेव है कभी-कभी थोड़ी सी बड़ी मिल सकती है या ये जो Q वेव है थोड़ी सी डीप मिल सकती है। उसके बाद नॉर्मल लेफ्ट पैरासेप्टल एक्टिवेशन एंडो टू एपिकार्डियम, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या होता है? नॉर्मल एक्टिवेशन होता है लेफ्ट पैरासेप्टल एक्टिवेशन। सो ये जो करंट दूर जाता है V1 से, इसलिए यहां पे ये S वेव आ गई और इसके तरफ जाता है V6, इसलिए यहां पे R वेव आ जाती है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ IVS एंड RV फ्री वॉल बाय करंट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ IVS करंट। जैसे कुछ ऐसा लगता है कि एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसको जंप करके करंट आ रहा है, और जंप करके जो करंट आ रहा है ये कोई कंडक्शन पाथवे से नहीं जा रहा है, धीरे 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 मायोकार्डियल टिश्यू में से आ रहा है। ये जो मैंने ऐसा डायग्राम ऐसा शो किया ना दैट शोस कि ये फास्ट करंट नहीं है थ्रू द कंडक्शन सिस्टम, ये धीरे धीरे करंट आ रहा है, इसलिए ये स्लर्ड डीलेड आर वेव आता है। करंट जो कि राइट साइड पे जा रहा है इसलिए यहाँ पे आर वेव आ रहा है, जो कि ये दूसरी आर वेव है इसलिए उसको हम कहेंगे आर प्राइम। ये बड़ी है इसलिए से बड़ा आर, सो आर प्राइम वेव मिलती है और यहाँ पे एस वेव मिलती है। और फाइनली जब राइट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल डीपोलराइज हो जाता है, ये जो आप वेक्टर 3 देख रहे हैं उसके बाद छोटा सा नॉच आता है ऐसा, और उसके बाद ये वेक्टर फ्री। यहाँ पे आप ये नॉच है रिकॉग्नाइज या एप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम किया। छोटा सा नॉट आता है, उसके बाद जो फाइनल फोर्थ वेक्टर आता है दैट इज राइट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल डीपोलराइजेशन, जो कि मायोकार्डियल टिश्यू से ही हो रहा है, वहां पे भी प्रोटीन फाइबर से नहीं हो रहा है।
इसलिए दैट इज अ स्लो। तो कुल मिला के व्हाट हैपेंस इन V1, छोटा सा R वेव, फिर S वेव एंड देन स्लर्ड R वेव व्हिच इज नॉच्ड। So that is called as RS R dash pattern. So this is typical of right bundle band block, या you कह सकते हैं कि you get an M pattern. And exactly opposite you get a V6 में क्या मिलता है? V6 में क्या मिलता है? छोटी सी पहले Q वेव मिली, छोटी सी पहले Q वेव मिलेगी and then you get R wave and then notch S wave, right? So this is a pattern, ये deep S slurred S wave. This is typical of right bundle band block in V6. So that brings us to what are the criteria of right bundle band block. कब हम बोलेंगे कि patient को right bundle band block है? QRS duration should be wide, 120 milliseconds, मतलब 3 small squares, right? So 3 छोटे squares, इतनी QRS width चाहिए। दूसरा RS R dash या RS R prime pattern in V1 with R prime larger or taller than the initial R wave. So this is the small r S and R prime. This R prime is taller than the R wave. And similarly, slurred S wave in V5 V6. So this is the slurred S wave in V5 V6. So these are the diagnostic criteria for right bundle band block. Now there could be incomplete right bundle band block. What is incomplete right bundle band block? Incomplete मतलब conduction हो रहा है, but conduction properly नहीं हो रहा है. So what happens is diminution of S wave in V2. ये जो V2 में क्यों होता है? क्योंकि V2 is most directed to the S wave, right? So जो right ventricle decolorization vector जो रहता है, वो सबसे ज़्यादा delineated रहता है V2 की तरफ। इसलिए V2 में आपको earliest sign of incomplete RBV क्या है? ये S wave छोटी हो जाती है। जैसे this is the normal pattern you see in V1 या V2, छोटा सा R and deep S। तो इनिशियल क्या होता है? ये S वेव छोटी छोटी होने लगती है, राइट? एंड धीरे धीरे क्या होता है? फिर S छोटी हो जाती है, देन देयर स्टार्ट्स कमिंग R प्राइम वेव, और धीरे धीरे ये R प्राइम वेव बड़ी होती जाती है। फाइनली R वेव से R प्राइम काफी बड़ी रहती है, बट द ड्यूरेशन इज स्टिल लेस देन 120 milliseconds or even less than 110 milliseconds. So that is called incomplete slurring of upstroke of S wave in lead V2 with further diminution of S wave. तो S wave धीरे धीरे छोटी होती जाती है और धीरे धीरे R prime wave चालू हो जाती है, राइट? ये जो amplitude of R wave in V2 increases, S wave further diminished, but incomplete अपन कब बोलते हैं कि QRS duration is still less than 110 milliseconds, मतलब लगभग 2.5 small square से अभी भी छोटा है QRS duration, इसलिए इसको कहते हैं incomplete R block RBP। और जो R dash या R prime duration है, इसका duration it is still less than 40 milliseconds या 1 small square। तो ये incomplete RBP की मैकेनिज्म क्या होती है? The conduction through the right bundle branch is still possible but it is delayed। मतलब incomplete RBP में क्या होता है? कंडक्शन हो रहा है but कंडक्शन डिले हो रहा है। The small delay in right bundle branch causes delay in inscription of the paraseptal vector 3c। तो ये फर्स्ट वेक्टर 1b, ये सेप्टल वेक्टर हो गया, उसको अपोज करने वाला ये राइट बंडल से अरेंज करने वाला ये सेप्टल वेक्टर हो गया, ये तो ठीक है। फिर ये जो पैरासेप्टल वेक्टर है, सेकंड क्या होता है? पैरासेप्टल वेक्टर होता है, थर्ड फ्री बॉडी पोटेंशियल होता है। तो ये जो पैरासेप्टल वेक्टर होता है, ये साइमल्टेनियसली बिकॉज़ डिले होता है, तो ये पैरासेप्टल वेक्टर कब आता है? जब यहाँ पे फ्री बॉडी पोटेंशियल चालू हो जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो दोनों के साथ मिलता है। तो साइमल्टेनियसली ये करंट और ये करंट, ये तीनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए इस करंट की जो डेप्थ है या एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाती है। दैट इज ये करंट क्या दर्शाता है? S वेव दर्शाता है V2। सो दैट इज व्हाई S वेव बिकम्स स्मॉलर एंड ग्रेजुअली फिर क्या होता है? करंट धीरे धीरे यहां से जाने लगता है
It goes through the right bundle branch only, but it is delayed. इसलिए that gives rise to the R dash. So what pattern you get? ये small r, then S and R dash या R prime, right? So but mind you, ये जो R prime का जो duration है, it is still less than 40 millisecond. अगर ये ज़्यादा हो गया 40 millisecond से, इसका मतलब the right bundle branch is not functioning, and then it will be converted into complete right bundle branch block. So एक उसमें anatomical देखने लायक चीज भी है that you would appreciate कि normal right bundle की जो length होती है that is about 40 millimeter or 4 centimeter, and the rate of passing of current, जिस speed से current जाता है, that is 2 meters per second. So the conduction time in RV is normally 20 milliseconds. परंतु मान लो किसी कारणवश ये RV बड़ा हो गया, स्पेशली वॉल्यूम ओवरलोड. कौन सी कंडीशन है जो RV के वॉल्यूम ओवरलोड करेगी? ASD, chronic cough pulmonale और TR. That causes the dilatation of right ventricle, और उस dilatation में एक्चुअली ये right bundle branch की लेंथ 4 सेंटीमीटर से बढ़ती है. तो जब ऐसे 4 सेंटीमीटर से बढ़ती है तो क्या हो जाता है? जो टाइम लगता है करंट को बहने के लिए, वो अगर आपको नॉर्मल टाइम लगता है 0.09 सेकंड्स, वो बढ़ के 110 मिलीसेकंड्स हो जाता है, क्योंकि 20 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इन ऑल दोस कंडीशंस वेयर आरवी इज डायलेटेड ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड. फॉर एग्जांपल एएसडी, टीआर और क्रॉनिक कॉफ पल्मोनल, राइट? सो एनाटॉमी ये बता दे कि अगर आपका वेंट्रिकल डायलेट हो गया तो राइट बंडल की ब्रांच की लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ने से करंट डिले हो गया, एंड व्हाट यू गेट इज इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. उसके बाद व्हाट आर द एसटी चेंजेस? एसटी जो चेंजेस रहते हैं वो डिस्कॉर्डेंट रहते हैं, मतलब जो क्यूआरएस की मेन वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में टी वेव रहेगी. दीज आर सेकेंडरी चेंजेस due to altered sequence of repolarization. So this is similar to repolarization abnormality. The T wave is in opposite direction to the terminal QRS. V1 में क्या दिखेगा? ST segment थोड़ी सी convex upwards है, right? हल्की सी elevated लगेगी, और V6 में भी ST segment हल्की सी elevated लगेगी, but it is concave upwards, right? So यहाँ पे tall R है तो यहाँ पे टी वेव इन्वर्टेड है, यहाँ पे डीप एस है तो टी वेव पॉजिटिव है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज appropriate discordance. What is appropriate discordance? Appropriate discordance refers to the fact that abnormal depolarization should be followed by abnormal repolarization. Appropriate discordance ये बोलता है कि जब कभी depolarization गड़बड़ रहेगा तब depolarization naturally गड़बड़ रहेगा. So that is called as appropriate discordance. मतलब ये अपेक्षित गड़बड़ था. In right bundle branch block, this manifests as ST depression or T wave inversion in lead 1 2 3, V1 to E3, है ना? So ये main QRS direction यहाँ है तो T wave उल्टी है, T wave उल्टी है. So this is called as appropriate discordance. Right bundle branch block के हम causes देखेंगे, but what we have to focus is the right bundle branch block associated with some heart disease? तब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की महत्ता और गंभीरता बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल क्रॉनिकली इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर. फॉर एग्जांपल पेशेंट को कॉफ पल्मोनल है तो पेशेंट विल डेवलप, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है जिससे राइट बंडल ब्रांच की लेंथ बढ़ती है, एंड द पेशेंट डेवलप कंप्लीट और इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. और व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, फॉर एग्जांपल इन पल्मोनल एम्बोलिज्म, right? And lastly, myocardial ischemia, infarction or inflammation like myocarditis, right? So if there are sudden changes in the structure of the heart, there's a problem in the heart like coronary artery disease, patient getting MI, या inflammation, myocarditis or pulmonary embolism, या right ventricular failure, in that case the RBBB becomes more significant and dangerous. There is something called as rate dependent bundle branch block. मतलब RBB may be functional as a result of long preceding RR interval followed by short cycle. मतलब पहले RR interval लंबा है फिर short cycle शुरू हो गए, तो sometimes rate बढ़ने से right bundle branch block पटक आ जाता है.
फिर देयर आर सम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिमिक्स. फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, but it is originating from the left side and looking like right bundle branch block. So this is not right bundle branch block but a ventricular tachycardia. ये स्पेशली कब होता है ventricular tachycardia में मिमिक आरबीबी as in idiopathic left ventricular tachycardia. जब लेफ्ट वेंट्रिकल से रिदम चालू होगा तो पैटर्न will be like right bundle branch block with right bundle branch block morphology and left axis division. उसको बेल हेस्क टाइप बोलते हैं. जब हम VT देखेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे. Now what are the causes of right bundle branch block? Right bundle branch block can be normal. 1000 से 2 से 3 लोगों में नॉर्मली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल सकता है. बट फिर भी अगर नया राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ गया तो वी शुड लुक फॉर कॉजेस. सो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कैन बी कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोमायोपैथीज, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कॉर पल्मोनरी, pulmonary embolism, congenital heart disease, example atrial septal defect, myocarditis, and denigrate left disease जिसमें प्राइमरी डिजेनरेशन या फाइब्रोसिस होता है कंडक्टिंग टिश्यूज का. Now, whenever there is MI completing right bundle branch block, right? So this becomes a interesting situation. Classical teaching ये है कि right bundle branch does not interfere with diagnosis of coexistent myocarditis. जैसे left bundle branch block है तो कई बार आपको समझ में नहीं आता कि एमआई हो गया कि नहीं, फिर अलग-अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं. इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. बट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यूजुअली डज नॉट कॉज प्रॉब्लम्स इन डायग्नोसिस. अ कोएग्जिस्टेंट मतलब साथ में हार्ट अटैक हो गया, पहले से राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक था, साथ में हार्ट अटैक हो गया, तो यूजुअली डायग्नोसिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज R-wave criteria, since the vector forces of initial 30 to 40 milliseconds are essentially normal. Initial जो सेप्टल वेक्टर रहता है जो कि लेफ्ट साइड से राइट में आ जाता है वो नॉर्मल रहता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, इसलिए एमआई के डायग्नोसिस में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता. अभी जो स्टैंडर्ड टीचिंग क्या है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर न्यू ऑनसेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इट इज कंसीडर्ड एमआई इक्विवेलेंट. In fact, it is a criteria for thrombolysis. There is an increasing recognition of dangers of new RBP in context of acute myocardial infarction. So अभी इसको भी लोग गंभीरता से लेने लगे हैं कि अगर फ्रेश मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया और पेशेंट को नया राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ गया तो दैट इज मोर डेंजरस. मोर्टेलिटी फ्रॉम STEMI मतलब ST elevation myocardial infarction या major heart attack is more with new right bundle branch block than with new LVP. This is an eye opener, right? And higher still in bifascicular block. मतलब जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ में लेफ्ट एंटीरियर fascicular ब्लॉक होता है तब यूजुअली लेफ्ट मेन ऑक्लूजन या प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑक्लूजन निकल सकता है. सो इट इज मोर डेंजरस एंड मोर्टेलिटी कुड बी हाई. So यहाँ पे क्या दिख रहा है? RBPV seen with RS-R prime pattern in V1 to V3. ये टिपिकल RBPV दिख रहा है, QRS वाइड है ना? ये RS यहाँ पे RS R' पैटर्न भी दिख रहा है पर ऊपर ऐसे नॉच है, right? So this is right bundle branch block. What is more important is the Q wave, right? So this is called Q RBPV. अभी आएगा आगे. Then plus you can see ST elevation here. There is a concordant ST segment changes best seen in V2 and hyperacute T waves inferiorly. Inferior leads में ये tall T waves दिख रहे हैं, right? So these are the signs of acute MI. This patient was found to have 99 proximal LED occlusion. So ये देख के ऐसा लगेगा कि probably inferior wall या RCA गई है, but this patient was found to have LED proximal LED occlusion 99%. So that is the importance of MI with Q RBPV, right? ये जब Q RBPV रहता है तो MI की गंभीरता this is usually seen in entry wall MI और इसकी गंभीरता ज़्यादा बढ़ जाती है. RBPV due to MI usually indicates proximal LED occlusion and with involvement of septal arteries. Septal artery जो branches LED से निकलती है उसके ब्लॉक होने से ये RBPV हो जाता है. As RV is anterior to LV, जो RV रहता है LV के सामने रहता है
activation of RB free wall can neutralize the abnormal septal forces associated with anterior septal MI. मतलब anterior septal MI के कारण जो normally septal forces दिखने चाहिए वो नहीं दिखते. That is the reason for finding abnormal Q wave. So this is, you can see, this is a ECG of patient with acute anterior wall MI, and you can see the large Q waves here, right? This is and the RBB, RSR pattern. So this is called QRBB. So if you see a patient with QRBB, acute anterior wall MI, the patient usually could have an proximal LED occlusion, and it has to be dealt with very seriously. Otherwise, there is a higher chance of mortality. Now, right bundle branch block can be iatrogenic. What is iatrogenic? मतलब अपने कोई इंटरवेंशन के कारण हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन अगर अपन करते हैं किसी कारण से, तो 5% लोगों को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है. एंड दूसरा, सेप्टल रिडक्शन थेरेपी, जब किसी कारण से ये हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती, सेप्टम इतनी मोटी हो जाती कि एलवी से ब्लड जाने के लिए रास्ता नहीं बचता. That is called as hypertrophic obstructive cardiomyopathy. तो उसमें ये कैथेटर डाल के ये सेप्टल आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं अल्कोहल डाल के, और इतने एरिया को अपन आर्टिफिशियली हार्ट अटैक क्रिएट करते हैं ताकि सेप्टम छोटा हो जाए. तो जब दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल एब्लेशन ऑफ द सेप्टम. तो जब ऐसा करते हैं तो उसके बाद लगभग 50% लोगों को right bundle branch block हो जाता है, because these septal arteries are the suppliers of right bundle branch. So जब भी अपन ऐसा एब्लेशन करते हैं तो 50% लोगों को उसके बाद right bundle branch block हो जाता है. This is a very important ECG pattern, pseudo RBBB pattern. ये पेशेंट को ऐसा लगता है कि right bundle branch block है, but this is not right bundle branch block. This is called as Brugada pattern. Brugada करके कार्डियोलॉजिस्ट होके गए, उन्होंने 80s के दशक में ये ब्रुगाडा सिंड्रोम डिटेक्ट किया था. उसके टाइप 1 टाइप 2 बताया था, बट दिस टाइप 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टाइप 1 में यू कैन सी अ स्मॉल r then s and a tall r prime, and see the ST elevation and a strong ST elevation. Typically the ECG finding consists of pseudo right bundle branch block and persistent ST elevation in leads V1 to V2. So such patients, अगर इनको कोई अरिथमिया होता है तो that is called Brugada syndrome. अगर केवल ECG पैटर्न ऐसा दिखता है तो that is called Brugada pattern. Such patients, such people suddenly develop ventricular malignant ventricular arrhythmia. Suddenly ventricular arrhythmia होता है और डेथ हो जाती है. So you have to distinguish this pattern. This is not right bundle branch block, but this is right bundle branch block mimic. फिर से देखते हैं Brugada syndrome. You see this is, you see the small r, then deep S, and again something like r prime, but this is not typical RSR pattern. And see the ST elevation and a persistent ST elevation. This is called, you can also see this in V2, V1 and V2. So this is Brugada pattern and not right bundle branch block. So ये SNCG देखने में कम आएगा, but if you see and you diagnose, you can save a life. Ventricular pacing. नॉर्मली हम जब सिंगल लीड से पेस करते हैं तो अपना पेसिंग लीड जाता है राइट वेंट्रिकल में. सो राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग जब भी करते हैं तो ईसीजी में पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसा आएगा. बट व्हेन वी पुट बाइवेंट्रिकुलर लीड, तब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न का ईसीजी पैटर्न दिख सकता है. महत्वपूर्ण चीज ये है कि इफ पेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैज आरबीबी मॉर्फोलॉजी इन एब्सेंस ऑफ एलवी लीड, अगर आपने एलवी लीड डाला नहीं है और अगर एलवी लीड है तो आरबीबी पैटर्न आ सकता है. अगर एलवी लीड नहीं है और आपका आरबीबी पैटर्न आ रहा है तो शायद लीड परफोरेशन हो गया है या गलती से लीड एलवी में चला गया है. ये देखना बहुत जरूरी है. सो व्हेन वी डू पेसिंग, अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल में पेस कर रहे हैं तब तो आरबीबी पैटर्न आ सकता है. पर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका पेसिंग लीड नहीं है और आरबीबी पैटर्न आया तो दिस इज डेंजरस. यू हैव टू सी कि कोई परफोरेशन तो नहीं हुआ या लीड गलती से एलवी में तो नहीं चला गया. राइट. प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर स्पाइक्स प्रिसीडिंग द क्यूआरएस बता देता है कि आपको दिस इज
not RBPV but a paced rhythm. For example, it is looking like RSR prime pattern and T inversion, everything divide QRS, but what you see is the pacer marks, है ना? So इससे ये पता चलता है कि this is not right bundle branch block but a ventricular paced rhythm. Now, what do we do? How do we manage patients with right bundle branch block? उसकी गंभीरता क्या है और हमको करना क्या चाहिए? Patient with isolated chronic RBV. Usually, most of the patients with chronic RBV are asymptomatic. उनको कोई तकलीफ नहीं and they do not require any further diagnostic evaluation. Right? अगर उसके साथ कोई second degree advanced block होता है या complete heart block हो गया, तो कभी-कभी ऐसे patient को pacemaker की जरूरत पड़ सकती है, rarely. What is more important? If a patient with a new right bundle branch block आ गया, जो पहले नहीं था, careful history should be taken, focused on the RV stretch. RV stretch तो नहीं हुआ, pulmonary embolism तो नहीं हुआ, core pulmonary तो नहीं है, pulmonary hypertension तो नहीं है ना? तो echo कर लो. Now, जब हम left bundle branch block देखेंगे, तब जिन patients को heart failure है, heart का pumping 30% से कम है, और ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न है, जैसे V6 में ऐसा और V1 में दिस सिमिलर पैटर्न जब लेफ्ट साइड लीड्स में आता है M पैटर्न और राइट साइड लीड्स में W पैटर्न आता है, दैट इज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. सब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न है और QRS वाइड है, तो ऐसे पेशेंट को कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी से मदद मिलती है. पर अभी ऐसा पता कंसेप्ट आ गया है कि in select patients with right bundle branch block pattern and a wide QRS, they also may be benefited by doing CRT. Patients with pre-existing left bundle branch block who require right heart catheter replacement are at a risk of complete heart block. हम लोग देख चुके हैं कि जब भी राइट हार्ट में कैथेटर डालना पड़ता है किसी कारण से, तो कई पेशेंट्स को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है. सो अगर कोई पेशेंट को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और आपको राइट हार्ट कैथेटराइज करना है, देन ऐसे पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की रिस्क बनी रहती है. सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. सो व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस मतलब आगे चल के राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाले पेशेंट को क्या होगा, राइट? इन पेशेंट विद नोन और सस्पेक्टेड सीवीडी, RBPV is an independent predictor of mortality. अगर आपके पेशेंट को हार्ट डिसीज है ऐसा आपको मालूम है, या हार्ट डिसीज है ऐसी संभावना आपको प्रबल लग रही है, देन RBPV is significant, है ना? It is an independent predictor of mortality. मतलब RBPV है तो मौत की संभावना ज्यादा है. The presence of RBPV in setting of acute myocardial infarction is associated with significant increase in mortality. अगर पेशेंट को acute heart attack हुआ है, myocardial infarction हुआ है और उसको RBPV हुआ है नया, स्पेशली क्यों RBPV हुआ है, तो उसकी मौत की संभावना ज्यादा है, गंभीरता ज्यादा है. In patient with heart failure, there is an association between right bundle branch block and high mortality. अगर आपके पेशेंट हार्ट फेलियर है और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो भी आउटकम्स नॉर्मल हार्ट फेलियर से थोड़े से वर्स रहेंगे. पेशेंट को अगर टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो ऐसे पेशेंट को साइमल्टेनियस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो पेसिंग की संभावना लगने की, पेसिंग की आवश्यकता पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. एंड but all said and done, long term outcomes are generally excellent with RBPV without apparent heart disease. मतलब अगर पेशेंट को हार्ट डिसीज नहीं है, आपने इको करके देख लिया, बाकी सब ठीक ठाक है, यंग पेशेंट है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो यूजुअली RBPV should not cause a problem, right? Thank you for patient hearing. In next lecture हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. Thank you again.